हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। लूसेंट की विविध सीरीज में आज 9वां पॉइंट हम लोगों ने पढ़ेंगे। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, कौन कौन से देश के कौन से राष्ट्रीय स्मारक हैं, इसको हम याद करेंगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे कि ये 11 देश जो है 11 देश के स्मारकों के बारे में बताया गया है लूसेंट में। तो इन 11 देशों के कौन से स्मारक कहाँ पर हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। एक तरफ है स्मारक, स्थान और कौन से देश में है, ये पढ़ेंगे। पहला है झुकी हुई मीनार। झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा में। पीसा कहाँ है? इटली में। तो इटली का जो पीसा स्थान है वहाँ पर झुकी हुई मीनार है। तो अब पॉइंट ये बनता है कि ये मीनार झुकी हुई क्यों है। ये तो दिमाग में आता है ना कि इसका नाम झुकी हुई मीनार क्यों रखा गया है। झुकी हुई होगी तभी तो। अब जानते हैं कि ये झुकी हुई क्यों है या फिर इसका इतिहास क्या है, तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको मैप में देख लेते हैं। ये है झुकी हुई मीनार, कहाँ पर है? पीसा में है। पीसा में है। ये क्या है फ्रेंड्स? 8 मंजिला है। इसमें 8 मंजिला है, 8 मंजिल है। देखने के लिए पर्यटकों को यहाँ पर टिकट लेना पड़ता है। यदि आप यहाँ देश को देखने जाना चाहते हैं झुकी हुई मीनार को, तो टिकट लेना पड़ेगा। यह कब बना है? यह मध्ययुगीन का बना हुआ है। मध्ययुगीन वास्तुकला में पीसा की झुकी हुई मीनार बनी है और ये झुकी हुई मीनार सबसे प्रसिद्ध है पीसा की। पीसा के लीनिंग जो टावर है उसको एक फ्री स्टैंडिंग घंटी टावर के रूप में जाना जाता है। जो इसका लीनिंग टावर है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्री स्टैंडिंग घंटी टावर के रूप में जाना जाता है। यह मानव द्वारा बनाया गया है, मानव द्वारा इसको निर्मित किया गया है। आप जानते हैं कि ये झुकी हुई क्यों है? इसलिए कि ये इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ है। कब हुआ है? 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। निर्माण के दौरान ये झुकने लगी थी। निर्माण के दौरान ही क्या हो गया? ये झुकने लगी थी। और क्यों झुकी थी? इसलिए कि वहाँ की जमीन कैसी थी? नरम थी। नरम जमीन संरचना थी, इसकी वजह से ये वजन को ठीक से सहन नहीं कर पा रही थी और ये क्या हुआ? झुक गया। झुक गया और 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण क्या हो गया? पूरा हो गया। स्टार्ट कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। बनते बनते 14वीं वर्ष शताब्दी स्टार्ट हो गया था, 14वीं शताब्दी में बनकर पूरा हो गया। निर्माण पूरा होने तक ये और भी क्या हुआ? खराब हो गया। मतलब कि उसका ज़मीन क्या था? ज़मीन कैसी थी? वहाँ की नरम थी। निर्माण पूरा होते होते ये और भी झुक गई, यह और भी खराब हो गया। और 1990 तक ये कितना को झुक गई? 5.5 डिग्री, 5.5 डिग्री तक ये झुक गई। तो फ्रेंड्स इसलिए ये झुकी है। क्यों झुकी है इसका पूरा हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया और इसको इमेज में भी दिखा दिया। और ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? पीसा इटली में है। कहाँ है? पीसा इटली में है। इटली का एकमात्र फेमस स्मारक झुकी हुई मीनार। इटली अपने झुकी हुई मीनार के लिए जाना जाता है और ये पर्यटन स्थल बन गया है, बहुत ही फेमस है। अगला है क्रेमलिन। अब क्रेमलिन कहाँ है? मॉस्को में है, रूस में है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और मॉस्को में ही क्रेमलिन है। अब ये क्रेमलिन क्या है इसको जानते हैं। क्रेमलिन ये है, क्रेमलिन ये है। ये क्रेमलिन एक स्थान है, बहुत अच्छा बना हुआ जो है स्थान है। और ये क्या है? एक तरीके से इमारत है। ये कब बना? ये 14वीं शताब्दी में बना है और 17वीं शताब्दी में ये बन के कम्प्लीट हो गया है। 17वीं शताब्दी तक ये बनकर कंप्लीट हो गया। इसको किसने बनाया है? विदेशी वास्तुकार ने इसको बनाया है। विदेशी वास्तुकार द्वारा ये बनाया गया है। और इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो यहीं निवास करते हैं, उनका निवास स्थान है ये क्रेमलिन। क्रेमलिन क्या है? रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। क्रेमलिन का अर्थ क्या होता है? क्रेमलिन है क्या, इसको जानते हैं। क्रेमलिन का अर्थ होता है शहर के अंदर किला। शहर के अंदर जो किला बना है उसी को रूस वाले क्रेमलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेमलिन कहते हैं। इसमें क्या है? क्रेमलिन टावर है। ये क्रेमलिन टावर है और इसके बीच में 5 महल हैं। बीच में 5 महल है, 1 2 3 4 5, 5 महल है इसके बीच में और एक टावर है। और 4 कैथेड्रल है, 4 कैथेड्रल है। जो इधर से 2 ही दिखाई दे रहा है। 4 कैथेड्रल है और क्या है? साइड साइड से इसकी दीवारें हैं। तो ये इससे पूरा ये क्रेमलिन बनकर तैयार है।
यह किला बंद परिसर है, एक किला बंद परिसर है ये। इसके अंदर तक घुसना, यहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए राष्ट्रपति जो रूस के होते हैं इसी में निवास करते हैं। इनका निवास स्थान है क्रेमलिन। तो फ्रेंड्स, अब ये क्रेमलिन तो आपको पता हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब चलिए आगे क्या है, पार्थनान। पार्थनान कहाँ है? एथेंस में है। पार्थनान स्मारक कहाँ है? एथेंस में है। और किस देश में है? यूनान में है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एथेंस क्या है। एथेंस वर्तमान में ग्रीस की राजधानी है। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। अब यूनान क्या है? यूरोप के कुछ देशों को पहले यूनान कहा जाता था। कौन कौन से देश आते थे? जैसे तुर्की, मिस्र, पश्चिमी यूरोप, इन सबको पहले यूनान कहा जाता था। तो अब चलिए जानते हैं कि ये पार्थनान की इमेज देखते हैं। पार्थनान है क्या, क्यों फेमस है? क्यों फेमस है? तो पार्थनान देखते हैं। पार्थनान ये है, ये पार्थनान है। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? एथेंस में, ग्रीस में है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ये किसके लिए फेमस है? वहाँ वहाँ ये एक मंदिर के रूप में है। ये क्या है? एक मंदिर है। एक युवती की देवी, एक युवती की देवी एथेंस को समर्पित ग्रीस, जिसे एथेंस के लोग अपने संरक्षक या देवता मानते हैं। यहाँ पर एथेंस की एक देवी है जो इनको क्या कहा जाता है कि ये हमारे संरक्षक हैं और यही हमारे क्या है? देवता हैं। ये युवती की देवी एथिना, एथना इनका नाम है। युवती की देवी का क्या नाम है? एथेना। इसीलिए इसको एथेंस कहा गया है। एथेंस कहा गया है। और ये कहाँ है? ग्रीस में है। जिसे एथेंस के लोग इनको क्या कहते हैं? अपने संरक्षक मानते हैं कि ये हमारे संरक्षक हैं और यही हमारे देवता हैं। और ये क्या है? एक तरह से मंदिर है, इसके लिए ये फेमस है। इसका निर्माण कब से शुरू हुआ है? 447 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है और 438 तक ये कंप्लीट हो गया। 447 से शुरू हुआ है, 438 में ख़त्म हो गया है। और अच्छा पॉइंट ये है, बात है, अच्छी बात ये है कि जो 432 ईसा पूर्व में, 432 ईसा पूर्व तक ये क्या हुआ था? इसका डिजाइन शुरू हुआ था। डिजाइन बोले तो सजावट जो है इसका 432 तक जो है काम चलता रहा सजावट के बारे में। और सन 1687 में इसको आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। कब? 1687 में इसको आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। देखिए जैसे दिख रहा है कि ऊपर का सब टूट फूट गया है। तो 1687 में इसको ध्वंस कर दिया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब चलिए चौथा देखते हैं। चौथा पॉइंट कौन सा है? चौथा है कि इम्पीरियल पैलेस। इम्पीरियल पैलेस कहाँ है? टोक्यो में है। टोक्यो कहाँ है? जापान में है। जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो में इम्पीरियल पैलेस है। अब चलिए इसको इमेज में देख लेते हैं। इमेज में देख लेते हैं। ये है इम्पीरियल पैलेस। इम्पीरियल पैलेस की क्या खास बात है? इम्पीरियल पैलेस में जापान के जो सम्राट होते हैं उनका मुख्य निवास स्थान है। इसमें जो जापान के सम्राट होते हैं उनका मुख्य निवास स्थान है ये इम्पीरियल पैलेस। इसको शाही निवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाही निवास कहा जाता है। यह एक बड़ा पार्क जैसा क्षेत्र है। देखो देखने से ही लग रहा है कि बहुत सुंदर है, पार्क वगैरह है जैसे लगता है। ये कहाँ है? जापान की राजधानी जो टोक्यो है, टोक्यो के चियोडा वार्ड में, चियोगा वार्ड वहाँ पर है। चियोडा वार्ड में के क्षेत्र में ये स्थित है। और इसमें फुकियेज पैलेस सहित कई इमारतें हैं। कौन सा पैलेस है? फुकियेज पैलेस सहित कई सारे इसमें इमारतें हैं जहाँ सम्राट का रहने का क्या है? क्वार्टर है। सम्राट के रहने का क्वार्टर भी है, मुख्य महल भी है। उनको क्या कहा जाता है? क्यूडेन कहा जाता है। तो ये इम्पीरियल पैलेस की खास बात है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। ग्रेट वॉल। पांचवा क्या है? ग्रेट वॉल। ये कहाँ है? उत्तर चीन में है। और देश कौन सा है? चीन। स्थान कौन है? उत्तर। चाइना के उत्तरी भाग में ग्रेट वॉल है। अब इसको चलिए मैप में देख लेते हैं और इसका क्या खास बात है ये भी देख लेते हैं। ये है चाइना की ग्रेट वॉल। इसका क्या इतिहास है? सबसे पहले इस दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो 3री शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। सम्राट किन शी हुआंग। कौन सम्राट? किन शी हुआंग। किन शी हुआंग द्वारा इसको बनाया गया था। जो किनजियांगनू जनजाति है और अन्य खानाबदोश जनजाति थी, उनसे बचने के लिए सम्राट किन शी हुआंग ने इस दीवार का निर्माण कराया था।
उनसे बचने के लिए वो बार बार हमला कर रहे थे। इसके वजह से इन्होंने सम्राट किन हुआंग ने इस जो है दीवार को बनवाया था हमलों को रोकने के लिए। तो इसका ये इतिहास है। कब बनवाया गया था? 3री शताब्दी में। कौन सम्राट बनवाए थे? किन हुआंग ने। काहे के लिए बनवाए थे? जो जनजाति थी किंजियांगनू और खाना बदोच जो जनजाति थी, उनके हमलों से बचने के लिए, उनको हमले को रोकने के लिए जो है ये दीवार को बनाया गया था। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। अगला देख लेते हैं कौन सा है। ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया देश में सिडनी स्थान है, सिडनी नामक शहर है, वहीं पर ओपेरा हाउस है। अब देख लेते हैं कि ओपेरा हाउस का इमेज देख लेते हैं और इसका खास बात जान लेते हैं, जिससे हमको अच्छे से याद हो जाएगा। ओपेरा हाउस का खास काम ये है कि ये ओपेरा हाउस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ओपेरा हाउस का मतलब होता है गान नाट्य। गान गान जहाँ होता है, नाटक जहाँ होता है, प्रदर्शन जहाँ होता है, जहाँ गीत नाटक होता है, उसे ओपेरा कहते हैं। ओपेरा का मतलब आप समझ गए, जहाँ पर रंगमंच होता है, नाच होता है, गान होता है, वही उसी को क्या कहते हैं? ओपेरा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। ओपेरा हाउस एक थिएटर बिल्डिंग है। कैसा है? थिएटर बिल्डिंग। जैसे हम आपको आपको बताया कि ये क्या है? रंगमंच है। रंगमंच है। तो ये क्या है? रंगमंच है, जिसका उपयोग ओपेरा के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। ओपेरा के प्रदर्शन मतलब नाट्य और गाने के लिए इसका प्रदर्शन इस जो है इमारत के अंदर होता है। कई थिएटर की तरह इसमें भी आमतौर पर एक मंच है, एक ऑर्केस्ट्रा पृष्ठ है, दर्शक के बैठने की जगह है, और वेशभूषा और बिल्डिंग सेट करने के लिए एक बैक स्टेज है। जैसे आप वेशभूषा चेंज करना चाहते हैं, आपको एक्टिंग करना है, तो उसके लिए एक बैक स्टेज है, वहाँ पर आप वेशभूषा चेंज करके आ जाइए। ये सारी सुविधाएं यहाँ पर ही है। साथ ही संस्था के प्रशासन के लिए कार्यालय भी बनाया गया है। प्रशासन भी है यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए भी एक कार्यालय इसके अंदर बनाया गया है। इसका निर्माण कब हुआ है? 1959 में इसके निर्माण का शुरुआत हुआ है और बनकर तैयार हो गया है 1973 में। बनकर तैयार कब हुआ है? 1973 में बनकर तैयार हो गया है। इसको बनकर कंप्लीट होने में 14 साल का समय लगा है। कितना साल का? 14 साल का समय लगा है। मौसम संबंधी समस्याओं के कारण इसके निर्माण में बार बार रुकावटें आई हैं और इतना सारा टाइम लगा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बार बार सरकार बदलने की वजह से इसकी बनावटे में परिवर्तन आया है। बनावटे में परिवर्तन आया था, तो इसके वास्तुकार और डिजाइनकार जो थे वो थे जोर्न उत्सोन। कौन डिजाइन किया था? वास्तुकार कौन थे? डिजाइन करने वाले कौन थे? जोर्न उत्सोन। तो वो क्या हुए? नाराज हो गए। हर बार सरकार चेंज होती थी तो सरकार हर बार अपने अपने ढंग का बनवाते थे, तो ये वास्तुकार जो थे ये नाराज हो गए थे। तो इसके बारे में इतना हम लोगों ने इतिहास जाना बहुत ही अच्छे से। उम्मीद है कि अब नहीं भूलेंगे कभी। पहला 7वां है पिरामिड। पिरामिड कहाँ है? गाजा स्थान में। गाजा कहाँ है? मिस्र में है। गाजा कहाँ है? मिस्र में है। तो चलिए पिरामिड के बारे में जान लेते हैं। किस स्थान पर है? गाजा में है। और गाजा कहाँ है? मिस्र में है। इसका क्या इतिहास है ये जान लेते हैं और इसको मैप में देख लेते हैं। ये है पिरामिड। ये पिरामिड है। पिरामिड की खास बात क्या है कि जब पिरामिड जिस टाइम बना है उस समय तत्कालीन सम्राट कौन थे? फैरो। सम्राट का क्या नाम है? फैरो। फैरो ने क्या किया कि जो उनके गण थे, जो पब्लिक थी, पब्लिक के लिए, गणों के लिए बनाए गए ये स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इसमें किसको दफनाकर सुरक्षित रखा गया है? राजाओं को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। और ये मिस्र की सभ्यता की पुरानी सभ्यता है। मिस्र सभ्यता का ये पिरामिड है और मिस्र की सभ्यता सबसे पुरानी है। और इनमें जो इनके राजाओं को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है, उनके शव को यहाँ पर मम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मम्मी कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। मिस्र में 138 पिरामिड है। मिस्र में 138 पिरामिड है। और काहिरा का उपनगर है गीजा। सॉरी, हमने बार बार गाजा बोल दिया है, तो सॉरी उसके लिए। गीजा, इसका नाम क्या है? गीजा। हाँ, तो गीजा में क्या है? काहिरा का उपनगर है गीजा, उसका नाम है। गीजा में 3 पिरामिड है। गीजा में 3 पिरामिड है। तो सिर्फ गीजा वाला जो पिरामिड है वही ग्रेट पिरामिड कहलाता है। और ये क्या है? प्राचीन विश्व के 8 अजूबों की सूची में ये इसको शामिल किया गया है। पहले 7 अजूबा था विश्व का, अब 8 हो गया है।
अब 8 अजूबों में से एक अजूबा ये है पिरामिड। कहाँ का? गीजा का पिरामिड, मिस्र का नहीं। मिस्र में 138 है और गीजा में कितने हैं? 3 है। तो गीजा में जो 3 है वही जो है विश्व के 8 अजूबे में शामिल है। उसको क्या कहते हैं? ग्रेट पिरामिड कहते हैं। ये किस चीज़ का बना हुआ है फ्रेंड्स? तो ये चूना पत्थर का बना हुआ है। किसका बना है? चूना पत्थर के खंडों से बनाया गया है। एक चूना पत्थर का वजन 2 से 3 टन है। सोच लो, एक चूना पत्थर का वजन कितना है? 2 से 30 टन है। 2 से 30 टन तक एक चूना पत्थर का वजन है। और इसमें टोटल लगभग कितने चूना पत्थर लगे? 25 लाख। बताओ, एक चूना पत्थर का वजन 2 से 30 टन है और 25 लाख चूना पत्थर से बना गया है। इसकी ऊंचाई 450 फीट है। कितनी है? 450 फीट इसकी ऊंचाई है। 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। 43 सदियों तक, 43 सदी, वर्ष नहीं, 43 सदी तक सबसे ऊंचा ये स्मारक रहा है। उसके बाद 19वीं सदी में इसका जो कीर्तिमान था वो टूट गया। 3200 ईसा पूर्व में बनाया गया था। कब बनाया गया था ये पूछा जाए तो 3200 ईसा पूर्व में इसको बनाया गया था, ऐसा इतिहासकार का मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि पिरामिड में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं अंदर, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। इसके अंदर जादुई बातें होती हैं और ये मानव के लिए क्या है? शुभ प्रभाव डालती है, ऐसा इतिहासकार कुछ कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस में ही क्या है? एफिल टावर। अब चलिए मैप में देख लेते हैं एफिल टावर और उसको पढ़ते हैं, उसके इतिहास के बारे में जानते हैं, जिससे हमको याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो एफिल टावर 300 मीटर ऊँचा है। 300 मीटर ऊँचा ये मीनार है एफिल टावर। 1889 में इसको बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? विश्व मेले की तैयारी के लिए। विश्व मेले की तैयारियों के एक भाग के रूप में बनाया गया था। विश्व मेला में एक भाग लिया गया था, एक प्रदर्शन के लिए इसको बनाया गया था। शर्त यह थी कि सैप डे मार्स पर एक वर्गाकार आधार वाला 125 मीटर चौड़ा और 300 मीटर ऊंचा लोहे का टावर खड़ा करने की संभावना का अध्ययन किया जाएगा। उसी में ये एफिल टावर बना। तो याद रखना है 300 मीटर ऊंचा है। 1889 में बनाया गया था। विश्व मेले की तैयारी किया जा रहा था। उसी विश्व मेले की तैयारी के लिए कि सबसे टॉप पर हमारा फ्रांस रहे, उसके कंपटीशन में ये एफिल टावर बना है। अगला चलिए देखते हैं कौन सा है। अगला है 9 पवन चक्की। पवन चक्की कहाँ है? किंडर डिस्क स्थान पर। और ये किंडर डिस्क स्थान कहाँ है? डेनमार्क में। तो चलिए इसको पवन चक्की को मैप में देख लेते हैं और इसका कार्य क्या है, फेमस क्यों है, इसको जानते हैं। ये है पवन चक्की, कहाँ पर है? डेनमार्क में है। इसका काम है कि अगर आप यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं मशीनरी द्वारा, अगर यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल मशीनरी द्वारा सीधे होता है, जैसे कि पानी पंप करने के लिए, इमारती लकड़ी काटने के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए, तो यह मशीन पवन चक्की कहलाती है। तो जिसका प्रयोग हम करते हैं वो क्या कहलाती है? पवन चक्की, जो हम सामने देख पा रहे हैं। इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? पानी पंप करने के लिए, इमारती लकड़ी काटने के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? पवन चक्की कहते हैं। और इसके बदले में अगर यांत्रिक ऊर्जा को हम बिजली में बदलना चाहते हैं, बिजली में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ऐसी मशीन को पवन जनरेटर कहा जाता है। तो बिजली में परिवर्तित करना है यांत्रिक ऊर्जा को, तो हम क्या कहेंगे? पवन जनरेटर कहेंगे। और ये क्या है? पवन चक्की है। तो ये पवन चक्की क्या करती है? पत्थर को काटती है, पानी पंप करती है, इमारती लकड़ी काटती है। और वहीं पर हम यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करेंगे, तो उस चक्की को या उस मशीन को क्या कहेंगे? पवन जनरेटर कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएसए बोले तो अमेरिका में है। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। चलिए अब इसको इमेज में देख लेते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। तो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इमेज में ध्यान से देखिए, ये महिला की इमेज है, महिला की इमेज है, देखिए पुरुष नहीं है।
क्या है, महिला है। तो अब चलिए इनका इतिहास जानते हैं, क्यों बनाया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इनका जो राइट हैंड है वो ऊपर की ओर है और राइट हैंड में इन्होंने कुछ ले रखा है, और जो लेफ्ट हैंड है उसमें भी इन्होंने कुछ ले रखा है, लेकिन राइट हैंड को इन्होंने ऊपर उठाया है। तो चलिए इसके बारे में कहानी को जानते हैं और इनका इतिहास पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए जानते हैं जो अमेरिका में स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, इसकी खास बात क्या है। सबसे पहले तो जानते हैं इनका निर्माण कब हुआ है। 1886 में हुआ है। अमेरिका क्या किया था 1886 में, फ्रांस के लोगों द्वारा अमेरिकी क्रांति के दौरान स्थापित दोनों देशों के बीच क्या हो गया, दोस्ती हो गया। अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका के बीच क्या हो गया, दोस्ती बन गई। दोस्ती का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया था। दोस्ती के बाद इन्होंने क्या किया था, इसका निर्माण किया था। अब चलिए जानते हैं इनका और इतिहास जानते हैं कि जैसे इनका राइट हैंड है, तो राइट हैंड में इन्होंने क्या लिया है। तो जो मूर्ति के दाहिने हाथ में, दाहिना हाथ ऊपर है, इसमें इन्होंने मसाल ले रखा है। क्या ले रखा है, मसाल ले रखा है। और जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, इसमें एक किताब इन्होंने लिया है, जहाँ स्वतंत्रता की घोषणा की तारीख लिखा है। जो किताब लिया है इन्होंने, इसमें स्वतंत्रता की तारीख लिया है, लिखा है 4 जुलाई 1773। इस किताब में लिखा है, रोमन अंक में लिखा है, ये याद रखिएगा। जो मूर्ति के बाएं हाथ में है, और दाहिने हाथ में क्या है, मसाल ले रखा है, और दायां हाथ में मसाल ले रखा है, और दाहिना हाथ ही ऊपर खड़ा है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी में कौन सा हैंड ऊपर है, राइट या लेफ्ट। तो राइट, और लेफ्ट में क्या है, एक इन्होंने किताब ले रखा है, उसमें लिखा है 4 जुलाई 1773। और 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये प्रतिमा कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क के हार्बर में है। हार्बर में एक द्वीप है, लिबर्टी द्वीप, उसी लिबर्टी द्वीप पर यह प्रतिमा बनाया गया है। और यह आगंतुकों, अप्रवासियों और जहाज से यात्रा करने वाले अमेरिकियों का क्या करता है, स्वागत करता है। जो आगंतुक हैं, अप्रवासी हैं, जहाज से यात्रा जो करने वाले हैं, उन अमेरिकियों का ये स्वागत करता है, ऐसा माना जाता है। प्रतिमा का आधिकारिक नाम है लिबर्टी एंड लाइटिंग द वर्ल्ड। क्या नाम है, प्रतिमा का आधिकारिक रूप से नाम है लिबर्टी एंड लाइटिंग द वर्ल्ड है। यह महिला आकृति स्वतंत्रता की रोमन देवी लिबर्टास का प्रतिनिधित्व करती है। ये महिला का नाम क्या है, रोमन देवी। रोमन देवी लिबर्टास का प्रतिनिधित्व करती है, और वह अपने बाएं हाथ में एक पट्टिका रखती हैं। अपने बाएं हाथ में एक पट्टिका रखती हैं, जिस पर रोमन अंकों में 4 जुलाई 1776 अंकित है। 4 जुलाई 1776 अंकित है, जिस दिन, वही डेट है जिस दिन अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, जो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा तारीख है। और 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो सारी कहानी इससे रिलेटेड हम जान चुके हैं। अब चलिए अगला देखते हैं कौन सा स्मारक है। अगला है अपने भारत का कौन सा स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक ताजमहल। कहाँ है, आगरा में है, उत्तर प्रदेश का जिला है। मैप में देखते हैं, ये है आगरा का ताजमहल, जो कि अपने भारत में है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज की याद में बनवाया है ना, मुगल बादशाह शाहजहां। इसको बनाने में 22 साल लगा है। कितना समय लगा है, 22 साल। और इसका निर्माण कब हुआ है, 1632 में। 1632 में निर्माण शुरू हुआ है, और 1648 में बनकर तैयार हो गया है। 1648 में बनकर तैयार हो गया है। इसके वास्तुकार और निर्माणकर्ता कौन थे, इसके वास्तुकार और निर्माणकर्ता थे उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रखना है, उस्ताद अहमद लाहौरी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक जो ताजमहल की जमीन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहता है कि आमेर के कछवाहा, राजस्थान के आमेर के जो कछवाहे थे, कछवाहों से शाहजहां ने जमीन लिया था। शाहजहां डायरेक्ट नाम नहीं मिलता है, मुगल बादशाह मिलता है। मुगल बादशाहों ने कछवाहों से जमीन लिया था। इसके बदले में कछवाहों को इन लोगों ने क्या दिया था, 5 हवेली दे करके ये जमीन ले लिया था, जहाँ पर ताजमहल बना है। ऐसा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहता है। और इसमें टोटल मजदूर कितने लगे थे, 20,000 मजदूर इनको बनाने में लगे थे।
कितने दिन में बन के तैयार हुआ था? 22 साल में बन के तैयार हुआ था। सन 1632 से स्टार्ट हुआ बनना और 1648 में बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माणकर्ता वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसका खर्च कितना आया था बनाने में? तो एक इतिहासकार हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी जी ने कहते हैं कि शाहजहाँ के समय में इसको बनवाने में सिर्फ 50 लाख का खर्च आया था। शाहजहाँ के समय में जितना खर्च आया था वो उस टाइम 50 लाख का था। इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी जी ने कहा है। और उस्ताद अहमद लाहौरी जी ने क्या कहा है? वास्तुकार किया इसका और निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी लूसेंट में दिए गए थे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को हमारे सपोर्ट करिए। चैनल हमारा छोटा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।